अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। परवेज़ इलाही के घर जाने का दरवाज़ा खुल गया है और पंजाब में सियासी तब्दीली का दरवाज़ा पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के नतीजे में खुला था, जब हमजा शहबाज साहब को सुप्रीम कोर्ट के ही एक अदालती फैसले के ज़रिए घर भेजा गया था और परवेज़ इलाही साहब इक़्तिदार में आ गए थे। और अब वो फैसला जिसका बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था, वो फैसला मंजर आम पर आ गया है और अब इसके नतीजे में जो डेवलपमेंट्स होंगी वो परवेज़ इलाही साहब को घर भेजने के लिए होंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर हो या वफाक हो, दोनों ही इस फैसले के बहुत ही हद तक मुंतज़िर थे कि कब ये फैसला आएगा, कब वो इस फैसले की रोशनी में परवेज़ इलाही के इंतखाब को चैलेंज करेंगे। वफाकी हुकूमत मुंतज़िर थी कि जनाब ये फैसला आएगा और फिर हम यहाँ पर अपनी को कानून साजी का जाल बिछाएंगे और इस फैसले को उस कानून साजी के जाल के अंदर उलझाएंगे और उसके बाद ये जो फैसला है इसके अंदर किसी तरह का रद्दोबदल किया जाएगा या जो भी उनके लिए जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनानी है वो अपनाएंगे। अलबत्ता ये तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है और फैसला है सदारती रेफरेंस का आर्टिकल 63A की तशरीह का, जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मुनहरफ अराकीन थे उनके वोट को शुमार करने से मना कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि ये वोट शुमार नहीं होगा और ना सिर्फ जो वोट शुमार नहीं होगा बल्कि वो रुकन असम्बली भी नाअहल करार पाएगा। 96 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला जो है वो तहरीर किया है जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने और इस फ़ैसले में ये बात कही गई है कि मुनहरिफ रुकन का वोट जो पार्टी हदायत के ख़िलाफ़ जो है वो डाला जाएगा वो वोट शुमार नहीं होगा। और साथ उन्होंने अपने फ़ैसले के अंदर ये बात भी तहरीर फरमा दी है कि अरकान असम्बली को आज़ादी इजहार का हक़ हासिल है, लेकिन ये आज़ादी इजहार का हक़ वोटिंग की सूरत में पार्टी पॉलिसी के साथ मशरूत है। तो फिर कादी आज़ादी, ये तो एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन डेवलप हो गई है, क्योंकि इससे पहले तो चंद एक मामला थे जहाँ पर इस आज़ादी इजहार को मुंसलिक किया गया था पार्टी फ़ैसले से और दीगर मामलात पर रुकने असम्बली को ना सिर्फ पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने का भी इख्तियार था बल्कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पार्टी पॉलिसी के ऊपर तनकीद भी कर सकता था और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ भी जा सकता था। लेकिन अब ये जो फैसला आया है, इस फैसले ने आज़ादी इजहार की जो बाउंड्रीज़ है उनका असर नौ तयन इसके अंदर करने की कोशिश की गई है। अलबत्ता मुनहरफ रुकन की नाअहली के बारे में इस फैसले के अंदर जो पार्लियामेंट को ये नुक्ता भेजा गया है और कहा गया है कि जनाब ये फैसला आप करें कि मुनहरफ रुकन की नाअहली की मुद्दत कितनी होगी, बकाया मानदा टर्म के लिए होगी, 5 साल के लिए होगी, 7 साल के लिए होगी, 10 साल के लिए होगी या ताहयात होगी। इसका फैसला अब पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है और देखना यह है कि यह फैसला क्या किया जाएगा। अब यह तफसीली फैसला आने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब हुकूमत के घर जाने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो पंजाब के अंदर अपोजिशन इत्तेहाद के पास हैं और वफाक कौन कौन से काम करना चाहता है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कुछ अपना जो पेपर वर्क है वो मुकम्मल किया है और मैंने एक वीलॉग के अंदर इस हवाले से आपको बताया भी था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वफाक करने जा रहा है। वो जो वफाक और पंजाब में हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से कोशिशें हैं उस पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले ये इमरान खान साहब की तरफ से जो आज जलसे हो रहे हैं कराची में और बार कौंसिल से खिताब, वहाँ पर एक मरतबा फिर, बल्कि उससे पहले भी एक मरतबा फिर जो न्यूट्रलिटी है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ज़रिए ये न्यूट्रलिटी क्या है इसके उन्वान से बाज़ाब्ता तौर पर एक वीडियो बनाई गई है तकरीबन कोई 1.5-2 मिनट की, और उस वीडियो के अंदर ये जो न्यूट्रलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए हैं। ये पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है ब्लू टिक वाला और इसका जो कंटेंट है ये वीडियो मैं चला नहीं सकता चूँकि वो यूट्यूब की पॉलिसी है इस हवाले से, लेकिन उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। और इसके साथ साथ ये बात तो अब काफ़ी हद तक यकीनी हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो तनकीद थी वो अब आसमान को छूने लगी है। वो मतलब जिसे हम कह सकते हैं ना कि नई उसके जो दायरा जो है वो बना दिया गया है और अब इमरान खान साहब अपने लिए जो दायरा है वो ना सिर्फ बढ़ाते चले जा रहे हैं बल्कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं। बल्कि आपको याद होगा लाहौर के अंदर जब वो आए तो लाहौर के अंदर जो जर्नलिस्टों से खिताब करते हुए इमरान खान साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था
کہ حکومت میری تھی، اختیار کسی اور کا تھا، جبکہ اس وقت جو بات سامنے آتی ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ ماضی میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کا یہ موقف موجودہ موقف سے بالکل مختلف تھا، بلکہ ایک مجھے یاد ہے ایک پریس کانفرنس یا ایک میڈیا ٹاک جو عمران خان صاحب نے کی تھی، وہاں پہ تمام ویٹرن جرنلسٹ موجود تھے، جس کے اندر رؤف کلاسرا صاحب تھے، مالک صاحب تھے اور دیگر لوگ موجود تھے۔ وہاں پر جب عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب یہ جو فیصلے آپ کر رہے ہیں یا آپ کی حکومت پر جو تنقید کی جا رہی ہے کہ فیصلہ سازی سلو ہے، تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ تمام فیصلے چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کی ذمہ داری میں لوں گا، کیونکہ میں اس وقت اس کو ہیڈ کر رہا ہوں۔ بلکہ اس ملاقات کے اندر یا اس کے بعد ایک انٹرویو میں بھی عمران خان صاحب سے جب یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ کوپریٹو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے کبھی تھی نہیں، اور اگر کبھی مجھ پہ کسی چیز کا دباؤ ڈالا گیا تو میں خود استعفیٰ دینے کی بجائے اس شخصیت سے استعفیٰ طلب کر لوں گا جو مجھ سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے دباؤ ڈالے گی۔ اور اب وہ اس بات کا اگر وہ اظہار کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر یہ جو ایک نیا نیریٹو ہے، یہ وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سوچ کو وہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی طرف سے جو ایک نئی مہم شروع کی گئی ہے، اور خاص طور پر کالجز یونیورسٹیز میں جا کر اسٹوڈنٹس کے ذریعے مخاطب ہونے کی اور وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگوانے کی، یہ بھی بنیادی طور پر وہ جو نوجوان ذہن ہیں ان کو خراب کرنے کی یا ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھڑکانے کی ایک مذموم کوشش کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب یا اعظم سواتی صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر جو نیریٹو اٹھایا، وہاں پر انہوں نے یہ جو فیصلوں کی ذمہ داری ہے وہ ایک شخصیت کی بجائے 4 یا 5 شخصیات کے اوپر ڈالی۔ اگرچہ انہوں نے اس بات کا اپنا جو انہوں نے خود ٹویٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے ان 4-5 لوگوں کے نام نہیں بتائے کہ یہ کون کون سے اور لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا امکان لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ عمران خان صاحب اپنی مہم کو آگے بڑھائیں گے تو پھر یہ نام بھی سامنے آ جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی رہنما کسی کا نام لیے بغیر یا تو نیوٹرلز کا ذکر کرتے تھے یا مسٹر ایکس کا ذکر کرتے تھے، مسٹر وائی کا ذکر کرتے تھے، ہینڈلرز کا جو ہے وہ اس نام کو اٹھاتے تھے، لیکن اب یہ بات آگے بڑھ چکی ہے، بلکہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کے باہر جا کر مظاہرہ کرنے کے حوالے سے بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن جو سچویشن ہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دن بدن آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور عمران خان صاحب کا موجودہ حالات کے اندر پیچھے ہٹنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس صورتحال میں سینئر سیاستدان ہیں خورشید شاہ صاحب، ان کی طرف سے ایک جو بیان ہے یا ان کا ایک وہ سامنے آیا ہے موقف، جس کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کی جانے والی تنقید کے اوپر تنقید بھی کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ مجھ سے یہ بات لکھ کر لے لیں کہ عمران خان کسی بھی صورت لانگ مارچ نہیں کرے گا۔ اب یہ لانگ مارچ نہ کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سامنے ہیں، اور جس طریقے سے میں نے آپ سے ذکر کیا یہ تفصیلی فیصلے کا عمران خان صاحب جو بیس کر رہے ہیں وہ پنجاب کے اوپر بیس کر رہے ہیں یا کے پی کے اوپر بیس کر رہے ہیں، کیونکہ یہیں سے ان کا یہ ماننا ہے کہ میں یہ پاکستان کے اندر یہ جو انتشار ہے اس کی بنیاد رکھوں گا، کے پی کے سے لوگ آئیں گے، پنجاب سے لوگ آئیں گے، کیونکہ انہی 2 صوبوں پر ان کی حکومت ہے، اور یہاں پر جو تبدیلی ہے وہ کافی حد تک اب نمایاں ہوتی نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جب انہوں نے خطاب کیا ہے ایمل ولی خان صاحب کے انتخابی مہم کے سلسلے میں، تو اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اگر یہاں سے آئین کی حدود سے تجاوز کیا گیا اور صوبائی حکومت اپنے دائرہ کار سے باہر نکلی تو پھر وفاقی حکومت کارروائی کرے گی، اور یہاں پر یعنی خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج بھی نافذ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کی بات پنجاب کے حوالے سے بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر پنجاب نے وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو معاونت فراہم کی یا پنجاب کی حکومت کھل کر سامنے آ کے کھڑی ہو گئی وفاق کے، تو ایسی صورت میں یہاں پر بھی گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس امکان کو روکنے کے لیے پرویز الہی صاحب گزشتہ 2.5 ماہ سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس چلائی چلے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی ڈیلے اور اینی ڈسکنٹینیوشن، وہ چلائی جا رہے ہیں، نہ اجلاس ملتوی ہو رہا ہے، نہ وہاں پر کوئی کارروائی کی جا رہی ہے، اور اجلاس ہے وہ چلی جا رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں جو ونڈو آف اپرچونٹی جس کے بارے میں
मुख्तलिफ पॉलिटिकल कुव्वतें इस बात का इजहार कर रही थीं कि ये हमें विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अब उनको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब का जो इंतखाब था, उस इंतखाब के ऊपर जो वफाकी हुकूमत है और जो अपोजिशन इत्तेहाद है पंजाब ने, उन्होंने शदीद तरीन रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। और वो इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया, उसके अंदर इबहाम की ना सिर्फ निशानदेही करते रहे बल्कि माजी में किए जाने वाले बहुत सारे फैसलों का हवाला भी दिया जाता रहा, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जनाब मुनहरफ रुकन का वोट तो शुमार होगा, लेकिन वोट शुमार होने के बाद जो सज़ा है वो उसकी नाअहली की सूरत में दी जाएगी। जब वफाक के अंदर ये वाला मामला चल रहा था तहरीक अदम एतमाद का, तो उस वक्त भी ये फैसला आया। फिर शेख अजमत सईद साहब के हवाले से भी आया कि जनाब उन्होंने भी इससे मिलता जुलता फैसला दिया था। और जब ये वाला फ़ैसला आया, मौजूदा फ़ैसला सदारती रेफरेंस की तशरीह का, उसके अंदर वो जो माजी की जो मिसालें थी उनको सेट असाइड कर रखते हुए नई तशरीह की गई, जिसके अंदर तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जो हुकूमत की तब्दीली का जो दरवाज़ा है वो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि अब ना नौमन तेल होगा ना रादा नचेगी। इसी मसले को लेकर हुकूमत और पंजाब के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद दोनों अपोजिशन इत्तेहाद दोनों इस बारे में मुंतज़िर थे कि ये कब तफसीली फ़ैसला आएगा, और वो इस तफसीली फ़ैसले के ऊपर नज़र षानी की पिटीशन दायर करेंगे। अब ये तफसीली फ़ैसला आ गया और इसके कमो बेश नकात वही हैं जो उन्होंने अपने पहले फ़ैसले के अंदर जारी किए थे। अब इस फ़ैसले को यकीनी तौर पर जो पंजाब और वफाक हुक्मरान इत्तेहाद है वो इस फ़ैसले को पढ़ेगा और उसके बाद अपने नकात तैयार करेगा और फिर नज़र षानी की अपील तैयार करेगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की तरफ से एक बिल जो है वो तैयार किया जा रहा है, और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये वाला बिल एक तैयार किया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीजर है उसके अंदर कुछ तब्दीलियों को तजवीज़ किया गया है। और सबसे पहली तब्दीली जो तजवीज़ की गई है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला के ख़िलाफ़ अगर अपील आती है, रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की जाती है, तो फिर वो रिव्यू पिटीशन उसी बेंच के सामने नहीं लगेगी, बल्कि एक बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा जिसके अंदर पहला फैसला देने वाले जज साहिबान शामिल नहीं होंगे, और नए जज साहिबान वो वाला जो रिव्यू पिटीशन है वो सुनेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिन लोगों के सामने जिन्होंने पहले केस सुना है वो अपने फैसले के अंदर नुक्स नहीं निकाल सकेंगे और उसके अंदर जो कमियां कोताहियां हैं वो दूर नहीं कर सकते, लिहाजा उसके लिए एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर ये वाला जो फैसला है ये अगर 5 रुकनी बेंच ने दिया है तो अगला 7 रुकनी बेंच बनेगा, और वो तमाम के तमाम नए जजेस होंगे जो ये रिव्यू पिटीशन और उस केस के रिकॉर्ड को देखने के बाद हतमी तौर पर फैसला जारी करेंगे। अब हुकूमत को इस बात की उम्मीद है कि वो पार्लियामेंट से ये वाले बिल को ना सिर्फ मंजूर करा लेगी, बल्कि इसके साथ साथ ये जो बेंच साजी का अमल है इसको भी, उसके अंदर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो दायरा कार है उसको ज़रा महदूद किया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर जो बेंच साजी है उसके लिए एक सीनियर जज साहिबान पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी जो ये वाले फैसलों को जो बेंच बनाने हैं अहम हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर, वो उस पर अपनी रिकमेंडेशन देगी मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और फिर उन सिफारिशात की रोशनी के अंदर जो नए बेंच हैं वो बनेंगे। अब इस सिचुएशन के अंदर जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, तफसीली फैसला जिसका इंतज़ार था वो आ गया। अब इसके ऊपर एक रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की जाएगी, लेकिन रिव्यू पिटीशन के फ़ाइल होने से पहले वफाकी हुकूमत इस हवाले से एक कानून को मंजूर करेगी और उस कानून के तहत रिव्यू पिटीशन लार्जर बेंच के सामने पेश होगी, और वो उस रिव्यू पिटीशन का ना सिर्फ जायज़ा लेंगे बल्कि उसके बाद अपना फ़ैसला सादर करेंगे ताकि इस मसले को मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व किया जाए। अब अगर वफाकी हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला आता है तो इसका मतलब ये है कि ये कानून साजी को एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जिस तरीके से नैब कवानीन को लेके गए हुए हैं, और वहाँ पर जाकर इस फैसले को ना सिर्फ, इस कानून साजी को ना सिर्फ चैलेंज किया जाएगा बल्कि रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात की तरफ भी इशारा दे रहे हैं कि चूँकि
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब जो लड़ाई है वो नाकाबिले तरदीद है, बड़ी एविडेंट है, सबके सामने है, और उस लड़ाई से या उस फासले से इनकार मुमकिन नहीं है। इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तफसीली फ़ैसला जारी करना भी इमरान खान साहब के लिए एक पैगाम है कि जनाब अभी भी समझ जाओ, सुधर जाओ, अदरवाइज़ जिन हुकूमतों के सर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमतें आपको लॉन्ग मार्च के लिए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ मवाद फराहम करेंगी, ऐसा होना अब मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब देखना ये है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर हुकूमत अपने लिए सेफ़ एग्ज़िट कैसे तलाश करती है और इमरान खान साहब के लिए जो हालात दिन ब दिन मुश्किल होते चले जा रहे हैं वो इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए कौन सा लाहेअमल इख्तियार करते हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है वो सिर्फ दबाव रखने की या ब्लैकमेल करने की पॉलिसी है, और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों अब ना इमरान खान साहब का दबाव कबूल करने के लिए आमादा हैं और ना ही इमरान खान साहब के हाथों ब्लैकमेल होने का इरादा जाहिर रखते हैं। और इस सूरत हाल में इतवार वाले दिन जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और देखना यह है कि उन इंतखाबात के नतीजे में जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आवाम है वो क्या फ़ैसला करते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।